नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 10th केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक नया चैप्टर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। जो भी आपने कार्बन कंपाउंड देखे थे जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी रिएक्शन क्या होती है, थोड़ी बहुत ये सारी बातें क्लास 10th के लेवल पे जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर में हम लोग साथ ही साथ पढ़ेंगे इथेनोइक एसिड के बारे में और इथेनॉल के बारे में भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ डिटर्जेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। ये सारी बातें जो टॉपिक्स आज के लेक्चर में कवर की जाने वाली है सारी कुछ मैंने समराइज करके बता दिया आपको। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर तो देखा ही होगा, उसको नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए। जो आज का टॉपिक सबसे पहले हमें पढ़ना है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। बेटा भाई कार्बन कंपाउंड की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आइए ध्यान से देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो केमिकल देखनी है हमको वो है कंबशन। कंबशन का मतलब होता है बेटा सिंपली जब आप किसी चीज़ को बर्न करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसी को बोलते हैं कंबशन। तो कंबशन क्या होता है? कार्बन कंपाउंड बर्न्स इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट एनर्जी। एक बात सुन लीजिए भाई, कंबशन का मतलब क्या होता है? एयर के प्रेजेंस में किसी भी चीज़ की बर्निंग। अब एयर में होता क्या है जिससे बर्निंग होती है बेटा, जो सपोर्ट करता है बर्निंग को, वो ऑक्सीजन होती है। तो कंबशन का मतलब ये है कि हम किसी चीज़ की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दिए हैं। क्लियर? तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारे पास मीथेन है, CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन। उसको हमने किससे रिएक्ट कराया है? O2 से। इसका मतलब ये कंबशन हो रहा है। तो क्या मिलेगा बेटा? एक तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, वाटर वेपर मिलेगा और लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी मिलेगी। क्लियर? एक बात सुन लीजिए, खुद सोचिए अगर आपके पास कोई कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और उसके अंदर हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा? जैसे आपने देखा CH4 रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 गैस बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, और H और ऑक्सीजन यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे? H2O यानी कि वाटर वेपर बनाएंगे या कह लो वाटर बनाएंगे। साथ ही साथ जब ये बर्निंग हो रही होगी तो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी, लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। जरूरी नहीं है कि सिर्फ मीथेन लो, आप इथेन ले सकते हो, इथीन ले सकते हो, इथाइन ले सकते हो। उनकी बर्निंग कराने पे भी क्या मिलेगा? आपको सेम रिएक्शन मिलेगी। क्लियर? अल्कोहल भी ले सकते हो, कोई भी एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा उसकी आप बर्निंग करा रहे हो, या कह लो हाइड्रोकार्बन की आप ऑक्सीजन के साथ बर्निंग करा रहे हो, तो क्या होगा? CO2 प्लस वाटर प्लस हीट प्लस लाइट एनर्जी मिलेगी। क्लियर? अब आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन क्या कह रही है। ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड in presence of oxidizing agent like KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट ऑफ एसिडिक डाई पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। देखिए बेटा KMnO4 जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, या दूसरा एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास, क्या? K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। पहले तो ये नाम याद रखिए, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ये क्या करते हैं? ये हमारे इथेनॉल को, बोलिए अल्कोहल को, इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या? इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। एक्चुअली में ऐसा तो नहीं होता है। सुनिए बेटा, अल्कोहल से पहले एल्डिहाइड होता है कन्वर्ट, ऑक्सीडाइज होके, फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन में मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। मगर NCERT में क्लास 10th में जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं, ISSC की बात नहीं कर रहा हूँ, जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं, भाई ISSC में तो खुल के साफ साफ जैसे सही तरीका है वैसे ही पढ़ाया गया है, मगर CBSE में थोड़ा बहुत काट देते हैं। तो बस कुछ नहीं, CBSE वाले बच्चों के लिए कुछ नहीं बेटा, क्या करना है, जो इथेनॉल है यहाँ पे दिख रहा है CH3 CH2OH, इसको बोलते हैं इथेनॉल। बोलिए 2 कार्बन का अल्कोहल, उसकी आपने रिएक्शन करा दी, बोलिए किससे? अरे रिएक्शन नहीं कराई, मतलब
इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 और K2Cr2O7, इन दोनों के प्रेजेंस में कोई भी एक ले लो तो क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इथेनॉल ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड हो जाएगा। क्लियर। अल्कोहल से क्या बन रहा है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका नाम है इथेनोइक एसिड। क्लियर। अगर मिथनॉल लेते तो क्या बनता, मिथेनोइक एसिड बनता। बोलिए बेटा, अगर मिथनॉल लेते, बोलिए CH3OH लेते तो क्या बनता, मिथनॉल बनता। समझ रहे हो, जरूरी थोड़ी ना कि इथेनॉल ही होगा। क्लियर। प्रोपेनॉल लेते तो प्रोपेनोइक एसिड बनता। देख लो एक दो और रिएक्शन। चलो, अगर आपने यहाँ पे मिथनॉल लिया होता CH3OH तो क्या बनता बेटा, बोलिए। ऊपर लिख लेना KMnO4 या K2Cr2O7 ऑक्सीडेशन हो रहा है, या कि आप सिर्फ ऑक्सीजन लिख लो, सब इसका मतलब है ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन होने पे क्या देगा बेटा, ये हमको देखिए यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो देखिए देखिए ये हो जाएगा HCOOH। ठीक है, ये हमको क्या बना, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नेम है, या आप IUPAC नेम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या होता है इसका, बोलिए, ये होता है मिथेनोइक एसिड। ठीक है, मिथेनोइक, एक्सक्यूज मी, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, चलिए बच्चों, एक और देखना चाहो तो देख सकते हो, एक और रिएक्शन दिखा दें। चलो प्रोपेनॉल की दिखा दें, CH3CH2 और यहाँ पे हमने लिया, बोलिए, CH2OH। ठीक है, CH3CH2CH2OH, ये क्या हमारा प्रोपेनॉल है, 3 कार्बन का अल्कोहल। ठीक है, तो इसकी आप क्या कराओगे, ऑक्सीडेशन कराओगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, बोलिए, इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको मिलेगा, बोलिए, इससे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा CH3CH2 और लास्ट में COOH बेटा। क्लियर, CH3CH2COOH, और इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। लिख लोगे, लिख लेना बेटा, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। ऐसे और भी रिएक्शन हो सकती हैं, आपको बनने जनरली 3 बता दी, काफ़ी है। अब आइए देखते हैं एडिशन रिएक्शन क्या होती है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जैसे आपने देखा होगा अनसैचुरेटेड में क्या आता है, मल्टीपल बॉन्ड वाले, जैसे एल्कीन, एल्काइन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाले, अंडरगो एडिशन रिएक्शन। बेटा वो एडिशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं टू गिव, ये लिख लीजिए, यहाँ पे लिखा नहीं है थोड़ा तरीके से, टू गिव सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिख लीजिए, हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन, सिंगल बॉन्ड वाले, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा जैसे एल्केन। अब आप इस रिएक्शन को देखिए बेटा, देखिए ये क्या हमारा डबल बॉन्ड है कि नहीं है, डबल बॉन्ड है, इसका मतलब एल्कीन है। बोलिए, ये आपको क्या दिख रहा है, एक एल्कीन है। ठीक, फिर आपने इसकी रिएक्शन किससे कराई, देखिए ये आपकी एल्कीन है। फिर से लिख देते हैं एल्कीन को, देखिए ये आपका एल्कीन डबल बॉन्ड वाला। ये जो आपको XY दिख रहा है, ये किससे रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे कोई एसिड हो सकता है, मान लीजिए HCl। क्या, HCl। बोलिए, XY क्या दिख रहा है यहाँ पे, आपको HCl भी ले सकते हो। समझ गए, बोलिए बोलिए। तो क्या होगा यहाँ पे बच्चों, देखिए जैसे अगर आपको यहाँ पे XY से समझा रहे हैं तो देखिए एक बॉन्ड टूटता है, देखिए एक बॉन्ड टूट जाएगा, इसमें से एक बॉन्ड तोड़ दीजिए, एक बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड बचेगा। देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में अब सिंगल बॉन्ड बचा। ठीक है, तो एल्केन में कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड होने से। बोलिए, और साथ में XY देखिए चिपक गए हैं। अरे भैया क्या हुआ, देखिए यहाँ पे जो XY आपको दिख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए X आ गया और एक पे Y आ गया। ठीक है, तो कार्बन कार्बन का बीच का एक बॉन्ड टूट गया है, 2 की जगह एक बॉन्ड बचा। क्लियर, समझ गया, पक्का। एक एग्जांपल समझाएं, ज़रा देखिए, इधर आओ, नीचे आओ, एक एग्जांपल समझाते हैं आपको। मान लीजिए हमारे पास इथीन है, इथीन है बच्चों, मान लीजिए यह है C डबल बॉन्ड C और दोनों पे हाइड्रोजन ऐसे ऐसे लगा है।
जैसे लगा लो हर तरीके से। ये हमारा इथीन है। बोलिए, इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C2CH2। बोलिए, CH2 है कि नहीं? देखिए दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, CH2 क्लियर, इथीन है। अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे हम क्या लेते हैं? बोलिए, यहाँ पे हम कोई हैलोजन एसिड लेते हैं, जैसे HCl, हैलोजन एसिड ले लिया हमने, ठीक। तो अब क्या होगा? अब देखिए हैलोजन एसिड से क्या होगा, एक H जो आपको यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, वो जाएगा एक कार्बन पे, ठीक है, और दूसरा वाला जो Cl दिख रहा है वो दूसरे वाले पे जाएगा। तो इससे होगा क्या? देखिए कार्बन कार्बन के जो बीच में डबल बॉन्ड है वो उसमें से एक टूट जाएगा, तो एक बचेगा। और पहले से दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन थे दो, तो पहले तो वो लगा दीजिए, ठीक। ये डबल बॉन्ड क्यों टूटा है? क्योंकि देखिए यहाँ पे HCl, एक H माइग्रेट करेगा एक C के पास, Cl माइग्रेट करेगा दूसरे वाले कार्बन के पास। तो देखिए एक पे आ जाएगा HCl में से एक H आ गया और एक Cl आ गया, तो बस ख़त्म बात। एक बॉन्ड तोड़ोगे तभी तो बेटा इनको जोड़ पाओगे, एक बॉन्ड तोड़ो बाकी जोड़ दो, बस ख़त्म बात। क्लियर? बोलिए, पक्का समझ गए? अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये आपका क्या है? ये आपका इथेन है। क्या बना? ये आपका इथेन बना है। अब आप देखिए इथीन से डबल बॉन्ड से क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड में आ गया। इसका मतलब ये क्या हो रहा है? यहाँ पे क्यों हुआ ये? देखिए क्या हुआ, डबल बॉन्ड वाले से सिंगल बॉन्ड वाले में आ गया। इसका मतलब भैया अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड बन रहा है। क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पक्का बच्चों? क्लियर? बढ़े आगे, बढ़े। चलिए अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन क्या है। अच्छा बेटा एक बात और वेरी इंपॉर्टेंट मैंने तो बताना ही भूल गया, ये जो एडिशन रिएक्शन हो रही है यहाँ पे आप देख लोगे एक कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, NI। तो याद रखना ये रिएक्शन तभी होती है जब कैटलिस्ट के प्रेजेंट में, याद रखना। बोलिए, NI, जैसे आपका NI हो सकता है, निकिल हो सकता है, या प्लैटिनम हो सकता है कैटलिस्ट, या PD प्लैटिनम। अगर आपको एरो पे ऐसा कुछ दिखता है इसका मतलब ये कैटलिस्ट क्या करेंगे? ये रिएक्शन कराएंगे, एडिशन रिएक्शन। क्लियर? निकल प्लैटिनम प्लैटिनम, क्लियर? ये हमारे कैटलिस्ट हैं। लिख लीजिए बेटा, पक्का? तो यहाँ पे भी लिख लीजिए, यहाँ पे बिना इनके नहीं होगा काम। NI निकिल ले लीजिए या प्लैटिनम ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। क्लियर? अच्छा अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन देख लीजिए जिसमें एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, तो बोलिए एक डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तोड़ करके जुड़ जा रहा है। क्लियर? पक्का? अच्छा अब देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। देखिए बच्चों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। पहली बात तो ये रिएक्शन देखिए सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? देखिए एक तो हमारे पास CH4 मीथेन है। क्लियर? और उसकी हम क्या करा रहे हैं? क्लोरीनेशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पे देखिए बेटा हो क्या रहा है, क्लोरीन यानी कि Cl2 ऐड हो रही है। देखिए सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है। कैसे? देखिए CH4 में से बोलिए उसमें से एक हाइड्रोजन हट रहा है और Cl जुड़ रहा है, तो देखिए CH3 Cl बन गया और एक H हटा था और एक Cl बचा होगा तो उससे HCl बन जाएगा। क्लियर? पक्का? मीथेन से क्या बना? अब ये देखिए बेटा ये हमारी मीथेन थी, बोलिए, और क्लोरीन के सब्स्टिट्यूशन से क्या बना है बेटा? यहाँ पे CH3Cl, इसको बोलते हैं, बोलिए, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन, या इसका अगर कॉमन नेम बोले बेटा, कॉमन नेम, वैसे तो हमें IUPAC नेम लिखना होता है जो हमने लिखा है क्लोरोमीथेन। कॉमन नेम क्या होता है? देखिए बेटा यहाँ पे CH3 जो दिख रहा है, CH3 ये क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। और ये क्या लिखा है? Cl मतलब क्लोराइड, तो आप बोलोगे मिथाइल क्लोराइड। बात वही है बेटा, क्या? मिथाइल क्लोराइड। अरे यार मिथाइल क्लोराइड। ठीक बच्चों? क्लियर? पक्का? अरे भाई मान लो आपके पास यहाँ पे इथेन होता, एक और रिएक्शन देख लीजिए, मान लीजिए क्या होता। देखिए आपके पास यहाँ पे होता इथेन C2H6 बेटा, और यहाँ पे आपने लिया होता Br ब्रोमीन।
ठीक है, या क्लोरीन ले लो, आपके एनसीईआरटी में क्लोरीन ही है, Cl2 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे और आपने ऊपर सनलाइट ले ली होगी। तो देखिए कुछ नहीं करना, C2H6 है, उसमें से कुछ नहीं करना आपको, C2 तो रहेगा ही, H में से एक H हटा दो और एक Cl जोड़ दो, तो C2H5 Cl बन गया प्लस HCl बन जाएगा। और इस C2H5 को क्या बोलेंगे, बोलिए, क्लोरोइथेन बोलेंगे, क्लियर, या इथाइल क्लोराइड बोलेंगे। C2H5 क्या इथाइल है और क्लोराइड भी लगा है, तो इथाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम हुआ, और C2H5Cl का IUPAC नेमिंग क्या होगा, क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन लिख लीजिएगा, ठीक है। अब भाई ये नाम हम तो पहले भी सिखा चुके हैं कैसे लिखते हैं, भैया इस पे मत आना, IUPAC सिखा चुके हैं कैसे नेमिंग करना है, जाके देख लीजिए प्रीवियस लेक्चर 2 घंटे का था, आइसोमर भी पढ़ाया है, ठीक है। चलिए अब आइए नीचे आते हैं। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है इथेनॉल। देखिए इथेनॉल क्या है, इथेनॉल इज अ कॉमनली नोन एज अल्कोहल, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल। कैसे पहचाने, देखिए यहाँ पे ऑल लगा है, ऑल का मतलब होता है अल्कोहल, अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। जब भी ऑल लगा हो सब्स्टिट्यूट बोलिए सफिक्स में, तो हम समझ जाते हैं अल्कोहलिक ग्रुप है। तो ऑल्सो नोन एज अल्कोहल, इट इज सेकेंड मेंबर ऑफ अल्कोहल सीरीज। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल इज C2H5OH, C2H5OH, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ एनसीईआरटी में देखिए बेटा बातें लिखी है, वो एनसीईआरटी कहोगे देख रहे, नहीं भैया बिना देख के मज़ा कहाँ आएगा, एनसीईआरटी की एक एक कोना लिखवाना है मुझे, छोड़ना कुछ नहीं है। तो देखिए अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें बेटा, पहले वो लिख लेते हैं ज़रा जो एनसीईआरटी में मेंशन है। देखिए पहली बात देखिए इथेनॉल जो होती है बच्चों, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। देखिए क्या क्या पॉइंट्स लिखें, सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, क्या होती है यहाँ पे लिखिए, सॉल्युबल इन वाटर हर प्रोपोर्शन में, किसी भी रेशियो में आप सॉल्युबल करना चाहो मिक्स करके वाटर से क्या कर सकते हो, सॉल्युबल है उसमें। फिर देखिए कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ, बोलिए, डाइल्यूट इथेनॉल कॉज ड्रंकनेस, उससे क्या होती है, ड्रंकनेस आती है, बोलिए, कंजम्पशन एक सेकेंड, एक मिनट पूरा लिखते हैं फिर से, कंजम्पशन ऑफ इथेनॉल या कह लो अल्कोहल कॉजेज ड्रंकनेस, ठीक है। यानी कि जो भैया जो आदमी दारूबाज होते हैं, बहुत पीते हैं दबा करके, तो उनका जो ब्रेन होता है सेरिब्रम नहीं, सेरिबेलम पे होता है, हाँ याद रखना, सेरिबेलम पे इफेक्ट होता है, याद रखना बेटा। बायो तो वैसे हम पढ़ाते नहीं, पढ़ा भी सकते हैं आपको जरूरत आने पे, मगर ये नोट कर लीजिएगा, दारू का या कह लो अल्कोहल का डायरेक्ट इफेक्ट किस पार्ट पे पड़ता है ब्रेन के, सेरिब्रम की सेरिबेलम की मेडुला, तो सेरिबेलम, ठीक है। अच्छा, और आपको पता है ज़्यादा ले लोगे, ज़्यादा क्वांटिटी ले लोगे तो वो रिक्सी भी है, लीथल है, लीथल मतलब बहुत ही रिक्सी है, क्लियर। तो हमें ऑब्सोल्यूट अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए, ऑब्सोल्यूट अल्कोहल मतलब एकदम प्योरिफाइड, एकदम बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल हार्ड, ठीक है। क्वार्टर मार रहे हो तो भैया टपक जाओगे, ठीक। चलिए अब देखते हैं इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, रिएक्शन विथ सोडियम, उसकी रिएक्शन कैसी होती है सोडियम से, क्या होता है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो देखिए बेटा जब आप यहाँ पे देख रहे हो किसकी, इथेनॉल, C2, बोलिए CH3CH2OH, ये जो दिख रहा है ये क्या है, हमारा इथेनॉल है। अगर इसकी आप रिएक्शन कराते हो सोडियम से, सोडियम मेटल से, और देखिए यहाँ पे अल्कोहल हमने 2 लिया बेटा, आगे 2 मल्टीप्लाई में लिखा है, इसका मतलब समझ रहे हो, आगे हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं CH3CH2OH के, 2Na का मतलब है 2 सोडियम के एटम्स लिए हैं, तो क्या बनता है 2CH3CH2ONA। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं जल्दी बताइए, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम
इथॉक्साइड, ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड बोलते हैं। क्लियर बच्चों, बढ़े आगे। और साथ में क्या निकलती है देखिए बेटा, यहाँ पे H2 गैस भी निकलती है, H2 गैस, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ें। अब देखते हैं इसकी रिएक्शन विथ हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, अल्कोहल लिया है C2H5OH। इसकी रिएक्शन किससे कराई, कंसनट्रेटेड H2SO4 से। तो क्या बन रहा है, एक एल्कीन बन रहा है। बोलिए, हमने इथेनॉल लिया था, क्या लिया था, देखिए ये क्या है हमारा CH2H5, ये क्या है, इथेनॉल। क्या बन रहा है, इथीन बन रहा है। कैसे बनेगा बेटा, देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, H2SO4 क्या है, ये हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसका मतलब रिमूव वाटर, H2O। देखिए हमको यहाँ पे प्रोडक्ट में H2O भी मिल रहा है बच्चों। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे H2SO4 ने अल्कोहल C2H5OH में से क्या निकाल दिया है, वाटर निकाल दिया है, क्योंकि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। कैसे करेगा देखिए बेटा, देखिए इथीन कैसे बनी, ये देखिए फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास C2H5 था, OH, C2H5OH। तो देखिए C2H5OH का पहले स्ट्रक्चर बनाइए। तो 2 कार्बन हैं, 5 H हैं, तो एक यहाँ H लगा दीजिए, एक यहाँ H, एक तरफ 3 कर दीजिए H, 3 हो गए, और एक तरफ कार्बन पे 2 H लगाइए। स्ट्रक्चर बनाना आ गया होगा आई होप आपको। तो ये हमारा क्या है, C2H5 हो गया, OH भी है, ठीक। तो अब यहाँ से क्या होगा बेटा, देखिए होता क्या है, ये जो H2SO4 है ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर निकालेगा। वाटर कैसे निकालेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे होगा क्या, देखिए वो एक इस OH को नीचे दिखा दीजिए, एक सेकंड, इस OH को जरा नीचे दिखाइए, H यहाँ दिखा दीजिए, OH यहाँ दिखा दिए। भाई कहीं भी दिखा दो, उससे क्या मतलब है, वो तो हमारे ऊपर है ना, कार्बन के ऊपर, चाहे OH को ऊपर दिखाएं चाहे नीचे दिखाएं, बात तो वही है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने H2SO4 का यूज़ किया कंसनट्रेट, वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो क्या करेगा, वो यहाँ से एक तरफ से OH और एक तरफ से H बेटा निकाल देगा। ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। और जब रिमूव करेगा तो क्या होगा, नोट करिएगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। अरे भाई खुद सोचो, दोनों कार्बन के एक एक बॉन्ड क्या हो गए, खाली हो गए, तो आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो देखिए सी के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, एक H ऊपर था, एक H लेफ्ट में था, फिर एक लेफ्ट इधर देखिए राइट में था, एक ऊपर था। तो आप इसको क्या बोलोगे, देखिए ये CH2CH2 ही तो बोलोगे। ये क्या है हमारा, यही हमारा CH2CH2 एथीन। कैसे बना समझ गए, पक्का, क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। अब देखते हैं इथेनोइक एसिड। आइए बच्चों, क्या होता है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड इज अ कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड। इसको हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा, बोलिए, इसका फॉर्मूला क्या होगा, CH3COOH। इथेनोइक एसिड बोल लो, या इसको हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। अच्छा अब देखिए, बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एसिड कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, बताया था मैंने आपको। 5 से 8% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। विनेगर क्या होता है बच्चों, 5 से 8% का सॉल्यूशन आप ले रहे हो अगर एसिटिक एसिड का इन वाटर, अगर आपने एसिटिक एसिड 5% मिला दिया किसमें, वाटर का, वाटर में 5% मिला दिया, तो उससे क्या बनेगा, विनेगर बनेगा, ठीक है। इज यूज्ड वाइडली एज प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स। और ये विनेगर किस लिए यूज होता है, पिकल्स की प्रिजर्वेटिव के लिए, उसकी लाइफ इंक्रीज करने के लिए, कि खराब जल्दी ना हो, ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो, 1-2 साल की जगह 3-4 साल चले। इतना तो ऐसे नहीं चलता होगा, 2 साल मैक्सिमम अचार चलते हैं, पिकल्स मतलब अचार। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज 290 Kelvin, हैंस इट ऑफन फ्रीज ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट्स। ये फ्रीज कर जाता है। दिस वे गिव राइज टू इट्स
अ नेम, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्यों? क्योंकि बेटा ये फ्रीज कर जाता है विंटर में। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब आइए देखते हैं जरा रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड क्या है, हेडिंग लगा लीजिए पहले तो। सबसे पहली रिएक्शन एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन का मतलब क्या है? एस्टर का फॉर्मेशन, एस्टर का फॉर्मेशन। अच्छा, पहले आइए देखते हैं एस्टेरिफिकेशन क्या है। एस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड अल्कोहल। बेटा नोट करिएगा, एसिड, वो भी कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और अल्कोहल से रिएक्शन से बनते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन से बनते हैं। यहाँ पे क्या ले रहे हैं, इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विथ ऑब्सोल्यूट एथेनॉल। ऑब्सोल्यूट एथेनॉल मतलब प्योर एथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कैटलिस्ट टू गिव एन एस्टर। अच्छा, यहाँ पे देखिए रिएक्शन को बेटा अच्छे से। एक तो इथेनोइक एसिड है, बोलिए CH3COOH इथेनोइक एसिड। फिर हमारे पास इथेनॉल है यानी कि अल्कोहल, बोलिए CH3CH2OH। इथेनोइक एसिड और इथेनॉल की जब रिएक्शन होगी, बोलिए किसके प्रेजेंस में होगी, एक एसिड कैटलिस्ट। एसिड कैटलिस्ट मतलब जो आपको H+ दे सकता है। तो इससे क्या बनता है बच्चों, ये फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, बोलिए CH3 फिर C है, देखिए पहले ये फॉर्मूला देखिए। इस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं बेटा एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। प्लस H2O भी बनेगा। क्या बनेगा? H2O भी बनेगा। क्लियर? अब एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है बच्चों, क्या, मैं आपको बता देता हूँ पहले से ही, एक सेकेंड बस। इथेनोइक एसिड में, हाँ, अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ कि भाई ये जो एस्टर बना है इसका नाम क्या होगा, भाई पहले ये बताओ, इसके नाम की बात करें तो बोलिए क्या होगा? इथाइल इथेनोइड। इथाइल इथेनोइड बनेगा। बोलिए क्या बोलेंगे इसको? इथाइल इथेनोइड। और कुछ छूट तो नहीं रहा? हाँ, देखिए बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा इथाइल हो गया, और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं इथानोइड। क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं इथानोइड। ठीक है, तो बोलेंगे इसको इथाइल इथानोइड। ठीक है, पक्का? और साथ में वाटर भी बनेगा। पता नहीं एनसीईआरटी में नाम लिखा है कि नहीं लिखा है, एक बार मैं देख लेता हूँ ताकि आपको बता दूँ। कोई बात नहीं लिखा तो आप लिखो। ठीक है, कॉमन नेम है। और ये जो एस्टर दिख रहा है बेटा, ये जो एस्टर होता है नोट करिएगा, ये इसकी फ्रूटी स्मेल होती है। कैसी होती है? फ्रूटी स्मेल। और यही इसका टेस्ट है। व्हाट इज द टेस्ट फॉर एस्टर बेटा? फ्रूटी स्मेल। ठीक है, कभी भी कोई रिएक्शन हो रही है, फ्रूटी स्मेल की खुशबू आ रही है, तो क्या मतलब है इसका? मतलब एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हो रही है, एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। और जो एस्टर होता है बेटा उसको किस लिए यूज़ करते हैं? परफ्यूम्स के लिए। किसके लिए? परफ्यूम मेकिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि ये फ्रूटी स्मेल है, अच्छी स्मेल आती है। अब देखिए रिएक्शन विथ बेस। अगर आपकी इथेनोइक एसिड की रिएक्शन बेस से करा दे तो क्या होगा? लाइक मिनरल एसिड इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ बेस। तो बेटा देखिए, जैसे आप एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हो क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस वाटर। इसी तरह इथेनोइक भी एक एसिड है और उसकी रिएक्शन बेस से कराओगे तो क्या मिलेगा? एक तो सॉल्ट मिलेगा और एक तो क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। बोलिए सच एज, जैसे अगर हम यहाँ पे देखिए सच एज, एक हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं बेस, तो क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है, और उस सॉल्ट का नाम होता है सोडियम इथानोएट एसीटेट, या आप बोल सकते हो कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसीटेट या सोडियम इथानोएट, और वाटर। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हमने बेस लिया है NaOH, और यहाँ पे हमने लिया है एक एसिड, और मिनरल एसिड नहीं लिया है भाई, वीक एसिड ले रहे हैं क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड है ना ये सब। CH3COOH इथेनोइक एसिड। तो क्या मिलेगा? एक सॉल्ट मिलेगा जिसका नाम होगा क्या? बोलिए इथाइल, बोलिए सोडियम इथानोएट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम, फिर से लिखते हैं
सोडियम इथानोएट बेटा प्लस वाटर मिल रहा है, समझ गए? सॉल्ट प्लस वाटर मिला कि नहीं मिला? अरे भाई देखिए, सॉल्ट प्लस वाटर, क्लियर बच्चों? ये कब मिलता है? जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। क्लियर बच्चों? आइए थोड़ा सा आपको इथानोएट, सोडियम इथानोएट का स्ट्रक्चर बना देते हैं। देखिए बेटा, अगर हम बात करें इथानोएट की तो वो होता क्या है? CH3 देखिए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा देख लीजिए। इथानोएट ये हो गया, तो बेटा ये हमारा इथानोएट, ये हमारा इथानोएट, ये स्ट्रक्चर क्या पहले देख लीजिए, लिख लीजिए, ये इथानोएट है। अगर हम इसमें सोडियम लगा दें, ऐसे क्या लगा दें? सोडियम, तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सोडियम लगा दिया तुमने, क्या बोलेंगे? बोलिए सोडियम इथानोएट। देखिए नाम क्या है? ये सोडियम, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं इथानोएट, तो क्या बोलेंगे? सोडियम इथानोएट। तो देखिए ऐसे बना है। क्लियर? पक्का समझ गए? बोलिए बोलिए, नेमिंग आई कि नहीं आई? पक्का? क्लियर? चलिए, अच्छा Na की जगह मैंने यहाँ पे हटा करके क्या लगा दिया मान लो बेटा? बोलिए, एक जनरल एग्जांपल आपको समझाते हैं, एक और चीज़ पूछी जा सकती है। ये स्ट्रक्चर है हमारे पास इथानोएट का, ठीक है? अगर हम इसमें क्या लगा देते हैं, एक चीज़ और लगा देते हैं, क्या? बोलिए, ये लगा देते हैं C2H5OH, सॉरी C2H5, तो बेटा ये इसका नाम क्या होगा? देखिए ये हमारा क्या इथाइल है और ये इथानोएट है, तो क्या बोलेंगे? इथाइल इथानोएट। क्या बोलेंगे? इथाइल इथानोएट, जो आपने ऊपर देखा था ये बोलिए फ्रूटी स्मेल जो एस्टर बना था, इथाइल इथानोएट। क्लियर? समझ गए होगे अब तक तो? पक्का? बोलिए भाई, क्लियर बच्चों? आगे बढ़े। अब देखते रिएक्शन विथ कार्बोनेट। चलिए बेटा, अब कुछ रटने वाली कहानी आई। रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि CO3 और HCO3 वाले कंपाउंड से रिएक्शन करा दो इसकी। देखिए, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव राइज टू अ सॉल्ट। क्या देगा? सॉल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा। सॉल्ट प्रोड्यूस्ड इज कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट। ठीक है, बोलिए सोडियम एसीटेट को हम लोग वही बोलते हैं, क्या? बोलिए सोडियम इथानोएट भी बोल सकते हैं। सोडियम एसीटेट की जगह क्या बोल सकते हैं? सोडियम इथानोएट भी बोल सकते हैं। क्लियर? अब इसकी रिएक्शन देखिए, आपके पास यहाँ पे क्या है? एक कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH और सोडियम कार्बोनेट है, देखिए Na2CO3। रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा? बोलिए सोडियम एसीटेट कह लो, या आप इसको बोल सकते हो क्या? आप लिख लीजिएगा ना, मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सोडियम इथानोएट। क्या बोल सकते हो बेटा इसको? सोडियम इथानोएट, ये कॉमन नेम है, और इसका नहीं, कॉमन नेम नहीं, ये हमारा IUPAC नेम है, सोडियम एथानोएट। और इसको क्या बोल सकते हैं? दूसरा नाम, कॉमन नेम क्या बेटा? सोडियम एसीटेट। कॉमन नेम मत लिखिएगा बेटा जब तक आपसे बोल नहीं रहा है, ठीक है? बाकी आप IUPAC नेम लिख लीजिएगा, सोडियम इथानोएट। क्लियर? इसी तरह आपने क्या लिया? देखिए, अगर आपने यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है और उसकी रिएक्शन कराई है कार्बोनेट से नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, तो उससे भी क्या मिलेगा? सोडियम इथानोएट मिलेगा प्लस H2O और वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। ठीक है, जैसे ऊपर मिल रही थी। बोलिए बच्चों, समझ गए? आगे बढ़ें, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ छूट तो नहीं गया? NCERT देखो भैया, हाँ बहुत सही, आगे बढ़ो। अब आइए, सोप एंड डिटर्जेंट। बेटा पूरा रटने वाला टॉपिक है CBSE बोर्ड वाले बच्चों के लिए। देखिए बेटा क्या होता है सोप एंड डिटर्जेंट में, पढ़ना है हमको। सोप इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रही होगी, C17H35COON+. On hydrolysis, ester gives apparent alcohol and sodium salt of carboxylic acid. ठीक है, ऑन हाइड्रोलिसिस, जब आप उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं, बोलिए तो क्या होता है? एस्टर गिव्स पैरेंट अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है,
एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं? सैपोनिफिकेशन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? सैपोनिफिकेशन। इसके बारे में एनसीईआरटी में लिखा भी था और ये हम आपको बता देते हैं बेटा, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैपोनिफिकेशन जरा कहीं लिखा था आपके एनसीईआरटी में, शायद पुरानी होगी तो 73 मेरे पास है, जो पेज नंबर 73। तो देखिए बेटा, सैपोनिफिकेशन थोड़ा सा बता देते हैं। सैपोनिफिकेशन क्या होता है, इसका मतलब देखिए बेटा, इसके बारे में एनसीईआरटी में लिखा है, ऑन ट्रीटिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, बोलिए, विच इज अ एल्कली, द एस्टर इज कन्वर्टेड टू बैक टू अ अल्कोहल। ठीक, सुनिए क्या लिखेंगे इसके बारे में। ऑन ट्रीटिंग, बोलिए, ऑन ट्रीटिंग एस्टर, ऑन ट्रीटिंग एस्टर विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, क्या होगा, जो कि एक एल्कली है बेटा, उसके साथ रिएक्ट करा दोगे तो क्या बनेगा, ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा किस में, बोलिए बच्चा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्शन क्या मिलेगी, एस्टर विथ NaOH के साथ, तो क्या मिलेगी, कन्वर्ट हो गए बैक टू अल्कोहल, क्या हो जाएगा, अल्कोहल में वापस कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, बोलिए, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। एनसीईआरटी देखने का बेटा एक ही रीज़न है, क्योंकि मुझे देखना पड़ता है, मैं नीट और जेई के लिए भी पढ़ाता हूँ, क्लास 11 12 के लिए भी, तो मुझे देखना पड़ता है कि भाई देख लें, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल पढ़ा दिए। तो कंटेंट पे स्टिक होने के लिए एक बार देखना पड़ता है कि एनसीईआरटी का एक एक कोना वो ना छूटे, बस एनसीईआरटी के मार्क्स तभी आएंगे बेटा, एनसीईआरटी से मार्क्स। क्लियर, बोलिए, बिना एनसीईआरटी के कुछ नहीं होगा। क्लास 10th की बात बता रहे हैं हम ऐसा मत समझना पूरी ज़िंदगी है। अभी एसएससी बोर्ड में होते हैं बेटा, धुआं हो जाते हैं, बहुत कोर्स ऑफ कंटेंट है, और सच में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है एसएससी बोर्ड के बच्चों को इससे, उनकी बुक बहुत अच्छी रहती है वैसे। ठीक, तो ये होता है सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन का मतलब क्या है, क्या बोलिए, एक प्रोसेस है जिसमें वापस एस्टर को जब रिएक्ट कराओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH से, तो वापस वो अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। ठीक है, ठीक, बोलिए, और दिस रिएक्शन इज नोन एज, इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, बोलिए, और यही एक सेकेंड, और यही सैपोनिफिकेशन में बेटा यूज होता है, बोलिए, यूज्ड फॉर, बोलिए, यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोप। ठीक है, सैपोनिफिकेशन से क्या हो रहा है, मैं फिर बोल रहा हूँ, एस्टर की सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराओगे तो अल्कोहल मिलेगा प्लस सोडियम सॉल्ट मिलेगा। हमने आपसे बोला सोप क्या होता है, सॉल्ट ऑफ सोडियम, हाँ या ना, या पोटेशियम का सॉल्ट। तो देखिए यहाँ पे जो हमको सोडियम सॉल्ट मिल रहा है, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यही हमारा सोप के फॉर्मेशन के लिए हेल्प करेगा। खत्म बात, क्लियर। इसीलिए कह रहे हैं सैपोनिफिकेशन यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप। क्लियर। सोप्स आर इफेक्टिव ओनली इन सॉफ्ट वाटर, ये तो पता ही होगा। डिटर्जेंट्स आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डिटर्जेंट्स आर इफेक्टिव बोथ ऑन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, दोनों पे काम करता है अच्छे से। सोप मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, आयनिक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है और एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। बेटा हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है, यहाँ पे हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है, बोलिए, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो वाटर, और फिलिक का मतलब होता है, बोलिए, लविंग, तो वाटर लविंग। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक, देखिए जो आयनिक पार्ट होता है, मेरी बात सुनिए, सोप के पास दो पार्ट होते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ, तो एक तो हाइड्रोफोबिक टेल है और एक हाइड्रोफिलिक हेड है। तो ये जो हाइड्रोफिलिक है बेटा, ये वाटर लविंग है। ठीक है, इसका मतलब वाटर लविंग होता है। एक सेकेंड, ठीक है। और हाइड्रोफोबिक है मतलब वाटर से डरने वाला,
वाटर हीटिंग, वाटर से दूर भागेगा। समझ गए? बोलिए बेटा। तो ये जो आपको हाइड्रोफिलिक हेड दिख रहा है यही हमारा क्या है? आयनिक पार्ट है। यही हमारा आयनिक पार्ट है। और ये हमारा हाइड्रोफोबिक जो पार्ट दिख रहा है इसको बोल रहे हैं क्या? हाइड्रोकार्बन। यही हमारा क्या है? ये पूरी टेल, ये क्या है? हमारी हाइड्रोकार्बन की टेल है। किसकी है? हाइड्रोकार्बन्स की। फिर बोलते हैं सोप मॉलिक्यूल के पास दो पार्ट हैं, एक आयनिक पार्ट है और एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन है। ठीक है। और हाइड्रोकार्बन जो चेन है बेटा, बोलिए, हाइड्रोकार्बन की जो चेन है वो कैसी है? वाटर हीटिंग है, तो वाटर से दूर भागेगी, यानी कि ये दूर रहेगी। और हाइड्रोफिलिक वाली जो है वाटर लविंग है, आयनिक पार्ट जो है हमारा वो वाटर लविंग है। ठीक है, वाटर के पास रहेगी। क्लियर? समझ गए? तो बेटा आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे या सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो आपके लिए हेल्प करेगा आगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर जिसमें मैंने सब कुछ पढ़ाने की कोशिश की। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो चलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज को लेके। टिल देन बाय बाय।